विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या मराठीच्या या तासिकेत हार्दिक स्वागत. आणि आज आपण शिकणार आहोत आपल्या पाठ्यक्रमाच्या पुस्तकेत दिलेली कविता क्रमांक 8, इयत्ता 10वी. आपल्या पुस्तकेचा हा भाग 2 आहे आणि कवितेचं नाव आहे सायंकाळची शोभा. कवीचं नाव आहे भा रा तांबे. प्यारे बच्चों, आपका मराठी के इस पीरियड में वीडियो में स्वागत है, इस्तकबाल है. और हम कविता क्रमांक 8 सायंकाळची शोभा इसको पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम इस कविता का इंट्रोडक्शन देखते हैं और शायर का भी. भा रा तांबे इसके शायर हैं, इन्होंने हमें ये कविता दी है. भा रा तांबे यांचे जन्म 1873 मध्ये झाले आणि 1941 मध्ये त्यांची मृत्यू झाली. देखिए यहाँ पर 1873 में उनका जन्म हुआ, 1941 में उनकी मौत हुई. भा रा तांबे प्रसिद्ध कवी, संस्कृत नाट्य वाङ्मयाचे अभ्यासक, इंग्रजी काव्याचे व्यासंग, युवराजांचे शिक्षक म्हणून नोकरी, दिवाण, पोलीस सुपरिंटेंडंट, सरकारी वकील, न्यायाधीश, शिक्षण खात्यात परीक्षा विभागाचे रजिस्ट्रार इत्यादि संस्थांनी पदे भूषवली. उन्होंने जो है इतनी पोस्ट पर काम किया, इतने ओहदों पर उन्होंने अपने फ़र्ज़ निभाया. प्रसिद्ध कवि, बहुत मशहूर शायर, संस्कृत नाट्य वाङ्मयाचे अभ्यासक, मजहबी और सकाफ़ती जो ड्रामे वगैरह होते हैं उसके जो है बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने वाले, इंग्लिश पोइट्री के जो व्यासंग भी थे, युवराजांचे शिक्षक, जो इसी तरह शिक्षण खाते में रजिस्ट्रार, ये भी ओहदा उन्होंने निभाया है. ये शहजादों को पढ़ाते थे, इसलिए उनका नाम राज कवि पड़ गया. और उनका जो असली नाम है भास्कर रामचंद्र तांबे. देखिए यहाँ पर राज कवि भास्कर रामचंद्र तांबे. 1926 में कवि सम्मेलन हुआ था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के, तो उस सम्मेलन के वो अध्यक्ष भी रहे. अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे. सायंकाळची शोभा. यहाँ उन्होंने शाम के मंजर का बहुत खूबसूरत तरीके से नक्शा खींचा है. अत्यंत सुंदरतेने त्यांनी संध्याकाळच्या वेळी वातावरण कसे दिसतो यावर प्रकाश टाकलेले आहेत. तो हम शुरू करते हैं. देखिए, अभी शाम का मंजर नज़र आ रहा है. पीले रंग का सूरज है. परिंदे अपने पेड़ों पर आकर, घोंसलों के करीब आकर बैठ चुके हैं और हरी हरी घास जो चमक रही है. तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप लोग अपनी किताब में देखेंगे. पिवळे तांबूस ऊन कोवडे पसरे चौफेर, ओढा नेई सोने वाटे वाहून या दूर. झाडांनी किती मुकुट घातले डौकीस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी. हिरवे हिरवेगार शेत हे सुंदर साडीचे, झोके घेते कसे चहूकडे हिरवे गालीचे. सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितिकांचे, रंग किती वर्तरे तरेचे इंद्रधनुष्याचे. अशी अचल फुलपाखरे फुले साडीस जणू फुलती, साडीवर झोपली जणू का पाळण्यात झुलती. लास्ट के 2 शेर बचे हैं. झुडकन सुडकन इकडून तिकडे किती दुसरी उडती, हिरे माणके पाचू फुटणी पंखची गरगरती.
पहा पाखरे चरोनी होती झाडावर गोळा, कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा। ये हमने कविता पढ़ी और ये जो कविता ली गई है इनका एक संग्रह बनाया गया है किताब सारी कविताओं का। देखिए यहाँ पे लिखा है तांबे यांची समग्र कविता, उसमें से लिया गया है। ठीक है, अब ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। ये पहला शेर, पहिल्या 2 ओळीत कवी काय सांगतो आहे आपण आता बघणार आहोत। पिवळे तांबूस ऊन कोवडे पसरे चौफेर, ओढ़ा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर। उर्दू में वैसे तो आपको इस वीडियो के लास्ट में सवाल जवाब के वक्त में हर शेर का उर्दू में मतलब आपको मिलेगा, लिखा हुआ दिया जाएगा, उर्दू में लिखा हुआ भी रहेगा, उसको समझाया भी जाएगा। पीले रंग की तांबे की तरह नज़र आने वाली ऊन यानी कि धूप, हल्की फुल्की धूप को हल्की फुल्की, कोवड़े यानी कि हल्की फुल्की मुलायम, पसरे चौफेर चारों तरफ फैल जाती है। ओढ़ा नहीं सोने वाटे, ओढ़ा का मतलब होता है छोटी नदी, नदियाँ जो है नई लेकर जाती है। सोने वाटे, सोने की तरह नज़र आने वाले, वाटे यानी कि रास्ते, वाहुनिया दूर, बहाकर अपने साथ दूर ले जाती है। ऐसा लगता है शायर को कि सोने का रास्ता जो है वो सोने की रंग को बहाकर अपने साथ ले जा रही है और हर जगह सुनहरी धूप फैली हुई है। झाडांनी किती मुकुट घातले डोकीस सोनेरी, पेड़ों ने कितने मुकुट पहन लिए, मुकुट यानी कि ताज। डोकीस, डोकं म्हणजे उसका सिर, उसने अपने सिर पे क्या किया है पेड़ों ने, सुनहरी मुकुट पहन लिए। घातले म्हणजे पहन लिया। कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी, और कुरण यानी कि खेतों की जो बालें हैं उस पर फैल गया है गुलाल चौफेरी चारों तरफ। गुलाल यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो रैलियाँ निकलती है या जैसे गणपति वगैरह त्यौहार में, तो गुलाल, लाल रंग का जो पाउडर उड़ाया जाता है उसे कहते हैं गुलाल। वो किसी ने फैला कर खेत में डाल दिया हो, ऐसा लग रहा है। तीसरा शेर, हिरवे हिरवेगार शेत हे सुंदर साडीचे, हरे रंग का हरा हरा खेत, शेत यानी खेत, सुंदर लगता है साडीचे, साड़ी का खेत यानी चावल का खेत, भाताचे पीक। झोके घेत कसे, जैसे वो झूले ले रहा हो, चहूकडे हिरवे गालीचे, चारों तरफ हिरवे रंग का गालीचा यानी कालीन किसी ने बिछा दिया हो, ऐसा लगता है। और जब तेज़ हवा चलती है तो उसके साथ साथ ये झोंके लेता है, इधर उधर झुकता चला जाता है। चौथा शेर, सोनेरी मखमली रुपेरी, पंख किती कांचे, रंग किती वर तरे तरेचे इंद्रधनुष्याचे। कैसे उनके रंग, सुनहरी है, मखमली है, रुपेरी है। पंख उनके क्या है, किसके, तितलियों के। रंग किती वर तरे तरेचे इंद्रधनुष्याचे, उनके जो रंग है, सॉरी ये दूसरा लाइन में दूसरी चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है। किसका जिक्र किया, इंद्रधनुष्य, यानी कि जो आसमान में धनक आती है बारिश के बाद, उस धनक का उन्होंने जिक्र किया, रेनबो। रंग किती वर, अगर ऊपर देखें हम तो कितने सारे रंग हैं, तरह तरह से अलग अलग टाइप के रंग है इंद्रधनुष्याचे। इंद्रधनुष्य के अंदर भी बहुत सारे रंग होते हैं। अशी अचल फुल पाखरे, फुले साड़ीस जणू फुलती। देखिए लास्ट वाला शेर जो पेज पे नज़र आ रहा है, ऐसी अचल फुल पाखरे, फुल पाखरे का मतलब होता है तितलियाँ, फुल पाखर तितली। फुले साड़ीस जणू फुलती, ऐसा लग रहा है कि फूले जो है फूल, साड़ी, साड़ी का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि चावल का खेत। साड़ुस जणू फूलती, ऐसा लगता है, फूलती यानी फूल गए, खिल गए।
तो चावल के खेत पर ऐसा लग रहा है कि रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं, हालांकि वो फूल नहीं है, वो क्या है, वो तितलियां हैं। साडीवर झोपली जणू का पाळण्यात झुलती। लास्ट वाली लाइन, साडीवर झोपली, इस साड़ी के ऊपर यानी कि चावल के खेत पर सोई हुई है, झोपली। जणू ऐसा लगता है, कब पाळण्यात झूलती, झूले में झूल रही है। हवा चलने के साथ साथ वो इधर उधर उड़ती है, ऐसा लगता है कि ये झूला झूल रही है। अब देखेंगे यहाँ पर लास्ट वाले लाइन, इकडून तिकडे झुडकन सुडकन इकडून तिकडे किती दुसरी उडती, हिरे माणके पाचू फुटुनी पंखची गरगरती। झुडकन सुडकन इकडून तिकडे, झुडकन सुडकन मतलब जिसका कोई लाइन लेवल नहीं होता, उसे कहते हैं झुडकन सुडकन, जो बिल्कुल एक कतार से नहीं होती है। इधर जिधर समझ में आया उधर, जैसे नशे में क्या होता है, झूमना जिसे हम कहते हैं। झुडकन सुडकन इकडून तिकडे, कभी यहाँ कभी वहाँ, हम कह नहीं सकते कि वो किधर जाएगी। कितनी दूसरी उड़ती, कितनी सारी तितलियाँ उड़ रही है। अब उसको कैसे लग रहा है शायर को, कविला असे वाटते कि हिरे माणके पाचू फुटिनी पंखची गरगरती, कि हीरे माणके पाचू ये किस चीज़ों के नाम है। आप लोगों ने देखा होगा, हरे लाल रंग के जो पत्थर होते हैं जिसको अंगूठी में लगाया जाता है और उससे बहुत सारे लोग अकीदत भी रखते हैं, तो उन्हें कहते हैं हीरे माणके पाचू। ये अलग अलग किस्म के पत्थर होते हैं। फुटुनी, ऐसा लग रहा है किसी ने जो है हवा में बिखेर दिया हो। पंखची गरगरती, उनके जो पंख चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हवा में हीरे मानक जो है फेंक रहा हो। लास्ट वाला शेर, पहा पाखरे चरोनी होती झाडावर गोड़ा। देखो पाखरे यानी के चिड़ियाँ, छोटे छोटे परिंदे, चरोनी होती झाडावर गोड़ा, कि झाड़ पर जो है पेड़ पर क्या हो रही है, गोला हो रही है, यानी कि जमा हो रही है। चरोनी चर कर, खा पी कर दिन भर गुजार के वो शाम के वक्त क्या हो गई है, अपने पेड़ पर जमा हो रही है। लास्ट में कह रहा है, लास्ट की जो ओड़ी है, कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोड़ा। देखिए गोला जो है, गोड़ा गोड़ा सेम वर्ड है, लेकिन उसके दोनों अलग अलग मायने हैं। कुठे बुडाला, कहाँ डूब गया, कुठे यानी कहाँ। सवाल बनाते हैं हम तो कुठे का इस्तेमाल करते हैं। कुठे बुडाला, कहाँ डूब गया, पलीकडील उस तरफ, उस किनारे पे नज़र आने वाला, तो सोन्याचा गोड़ा, सोने का गोला, यानी कौन, सूरज। कि शाम हुई, सारे पेड़ पर जो परिंदे जमा हो गए और पता नहीं वो सोने का जो गोला नज़र आ रहा था उस किनारे, वो कहाँ पर डूब गया। तो ये कविता हो गई। जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था उसको आप लोग 2 बार देखेंगे, 2 बार सुनेंगे और हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो किताब में दिए गए सवालात है वो हल करेंगे। आकृति पूर्ण करा। देखिए आकृतियाँ पूर्ण करा, 2 वेब शक्लें दी हुई यहाँ पर। पहला पढ़ते हैं हम, कवि ने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्ये। ऊन यानी के धूप, वैशिष्ट्य का मतलब होता है खासियत, खूबियाँ। इसके अंदर क्या खास बात है, इसको कहते हैं वैशिष्ट्ये। कवि ने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्य, विशेष से बना वैशिष्ट्य है। विशेष का मतलब होता है खास, तो खासियत। अब 3 दिया है, पिवळे तांबूस कोवळे। पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर, तो यहाँ पे 3 दिए हुए। अगर आपको देखना है इस तरह भी देख सकते हैं कहाँ पर ये 3 है। देखिए यहाँ पर पहली लाइन में ऊन का जो है खासियतें दी हुई है, पिवळे तांबूस कोवळे। वापस चलते हैं हम सवालात की तरफ। दूसरा, कवीने वर्णन केलेली फुलपाखरांच्या पंखांची वैशिष्ट्ये। फुलपाखरांच्या पंख, उनके पंखों की खूबियाँ या खुसूसियात। तो क्या आएगा, सोनेरी मखमली रुपेरी। सोनेरी मखमली रुपेरी के अलावा हम वो भी लिख सकते हैं, पाचू
मानक, ये भी लिख सकते हैं। फुटुनी जो उसने कहा था कि गरगद ऐसा लगता है कि वो किसी ने पत्थरों को हवा में लहरा दिया हो, तो ये लिखेंगे तो ये 100% सही है। सोनेरी, मखमली, रुपेरी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष्य हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। ऐसा सवाल तैयार कीजिए जिसका जवाब इंद्रधनुष्य हो, रेनबो। तो इसमें ना ऐसा जब सवाल आता है तो आपको सिर्फ प्रश्न तैयार करना है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखिए यहाँ पर शायद अगली वाली स्लाइड में किया हुआ होगा। हाँ, देखिए ये सवाल है और उसका नीचे उत्तर है, आकाशात रंगी बिरंगी काय दिसते। तो उसका जवाब आएगा इंद्रधनुष्य। ठीक है, आपको जवाब नहीं लिखना है, उत्तर इस तरह लिख के फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये तरीका है। इसके बाद अगला सवाल है, खालील संकल्पना आणि त्यांचा अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा। अब जोड़ियाँ लगाना है। जो संकल्प उसने किया है यहाँ पर, जो ख्याल है, ओढ़ा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर, शेर की एक लाइन दी हुई मिसरा और उसका अर्थ इस साइड में दिए हुए हैं। तो ओढ़ा नेई का मतलब क्या था कि नदी जो है ओढ़ा, वो अपने साथ सोने के वाटों को बहा कर ले जाता है। अब देखते हैं कौन सा है, कुरुणावर शेतात पसरला गुलाबी रंग, फुलपाखरांचे सुंदर पंख, ये भी नहीं आएगा। ओढ्यातील वाहते सोनेरी पानी, हाँ ये ओढ्यातील वाहते बहने वाला सुनहरी पानी, तो एक अ का आएगा तीसरा। तो देखिए यहाँ पर इसकी जोड़ी लगी हुई है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको तीसरे को उठाकर यहाँ लिखना है और सही जोड़ी बनाना है। तीसरा जो है यहाँ पर, इसको उठाकर 1 नंबर पे लिखना है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं हम, कोरोनावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी। आ है ये, कोरोनावर शेतात पसरला, जैसे गुलाल किसी ने फेंका हो, हमने अभी पढ़ा था ना। देखिए यहाँ पर है, शेतात पसरलेला गुलाबी रंग, तो इसका आ का आएगा पहला, ओ का तीसरा। अब ई देखते हैं, छोटा ई, झोके घेते कसे चहूकडे हिरवे गालीचे। देखिए यहाँ पर साडीचे शेत म्हणजे झोके घेणारे हिरवे गालीचे। और ई है, हिरे माणके पाचू फुटुनी गरगरती, तो ये आएगा फुलपाखरांचे सुंदर विविध रंग। तो इसकी जोड़ी आपको सामने लिखना है, क्रॉस नहीं बनाना है। अगला सवाल, कवितेतील यमक जुळणारे शब्द लिहा। सोनेरी चौफेरी, झुलती फुलती और साड़ीचे गालीचे। इसके अंदर जो है सोनेरी चौफेरी, झुलती फुलती, साड़ीचे गालीचे एक जैसे अल्फाज है ये। तो हम आवाज़, जो अल्फाज होते हैं, एक सारख्या आवाज़ येणारे शब्द, उन्हें हम यमक अलंकार कहते हैं। देखिए यहाँ पर अशा शब्दांना यमक अलंकार असे म्हणतात। सोनेरी चौफेरी, देखिए री री लास्ट में आया, फुलती झुलती, साड़ीचे गालीचे, चे लास्ट में आया। तो कविता में ऐसे आने वाले जो लास्ट के वर्ड होते हैं एक एक लाइन में, उन्हें हम कहते हैं यमक अलंकार, यमक जोड़नारे शब्द भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवितेच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा। यानी इस चौकट को पूर्ण करना है। सोनेरी मुकुट घालणारी, सुनहरी रंग के ताज किसने पहने हैं? पेड़ों ने, तो झाड। साडीवर झोपणारी फुलपाखरे, सोन्याचा गोळा म्हणजे काय? सूर्य। अगला प्रश्न है, खालील परिच्छेद वाचा। देखिए यहाँ पर विराम चिन्हांचा योग्य वापर करून परिच्छेद पुन्हा लिहा। कि इस पैराग्राफ को फिर से लिखना है विराम चिन्हों का इस्तेमाल करके। विराम चिन्ह पंक्चुएशन करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ख़ास बात इसमें ये होती है कि जो बात करने वाला कोई जुमला होता है, जैसे इसने कहा, तो कहा के बाद से जो जुमला उसने कहा है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। और सवाल अगर पूछा है तो सवाल भी उसके अंदर ही आता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आवडेल का तुला जेवण, ये सवाल पूछा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा।
सागरला आई म्हणाली, एक सिंगल कॉमा. सागर म्हणाला, फिर कॉमा, आवडले ना. देखो आवडले ना, ना ये क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा. तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क में शायद प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा. आवडले ना, खूपच चविष्ट जेवण होते आजचे. हा 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 हा, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क. साऱ्या भाज्या सुरेख झाल्या होत्या, फिर फुल स्टॉप. बटाट्याची भाजी, यहाँ पर जो उसने कही हुई बात है, लेकिन हमने उसको इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट इसलिए नहीं किया कि ये सारी बातें वो बोल रहा है, इसलिए हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे. तो बटाट्याची भाजी तर खूपच छान होती. शेव्याची खीर, चटणी, कोथिंबीर, आमटी सारे छान झाले होते. आई तुझ्या हाताला तर वेगळेच चव आहे. आज खरंच माझे पोट खूपच भरले. अब यहाँ उसकी बात ख़त्म हुई, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा को फुल स्टॉप भी लगाया और कंप्लीट भी किया. उसके बाद एक जुमले वाले जवाब. एक जुमले वाले सवाल जवाब से क्या होता है कि कविता अच्छी तरह समझ में आती है. पहला प्रश्न है, सर्वत्र काय पसरले. हर जगह क्या फैला हुआ है. सर्वत्र ऊन पसरले आहे, ये उसका उत्तर. प्रश्न, उन्हाचा रंग कसा आहे. उन्हाचा रंग पिवळे तांबूस आहे. पीला और तांबूस है. 3, झाडांनी कसे मुकुट घातले आहे. उत्तर, झाडांनी सोनेरी मुकुट घातले आहे. सुनहरी रंग का ताज पहना हुआ है. 4, शेताच्या कुरणावर काय पसरले आहे. असे भान होतो. ऐसा लगता है, यानी क्या फैला हुआ ऐसा लगता है. उत्तर, शेतात कुरणावर गुलाल पसरलेला आहे असे भान होतो. भान यानी एहसास होना, महसूस होना. 5, तांदळाची शेती कशी दिसते. तांदळाची शेती खूप सुंदर दिसते. सुंदर पंख कोणाचे आहे. सुंदर पंख फुलपाखरांचे आहे. साडीवर झोपलेली फुलपाखरे कशी दिसतात. साडीवर झोपलेली फुलपाखरे पाण्यात झोपलेली सारखी दिसतात. ऐसा लगता है कि झूले में सो रही हो. 8वां प्रश्न, झाडावर कोणी गोळा झाले. पेड़ पर कौन जमा हो गए. झाडावर पाखरे गोळा झाली, चिडिया. सोन्याचा गोळा म्हणजे काय. सोन्याचा गोळा म्हणजे सूर्य. सूर्य कुठे बुडाला. सूर्य पश्चिमेला बुडाला, यानी कि मगरिब की दिशा में गुरूब हो गया. अब देखिए हर शेर का उर्दू में मतलब और मराठी के अंदर भी उसका अर्थ. आपको एग्ज़ाम में मराठी में ही लिखना है ये वाला, लेकिन उर्दू का आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. इसलिए हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो ताकि ये आपको समझने में आसानी हो. पिवळे तांबूस वाला शेर. तो हम अगर इस एग्ज़ाम में आता है तो इस तरह लिखेंगे. पहले, या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की. ये तो सब में ही आएगा पहला जुमला. अब यहाँ से लिखे, संध्याकाळच्या वेळी हलके पिवळ्या तांब्यासारख्या रंगाचा ऊन सर्वत्र पसरतो. शाम के वक्त क्या होता है कि सुनहरी रंग की धूप हर जगह फैल जाती है. हा ऊन जेव्हा नदीच्या पाण्यावर पडतो त्यावेळी असे भास होतो की नदीचा पाणी आपल्याबरोबर सोने घेऊन जात आहे. दुसरा शेर, झाडांनी किती मुकुट घातले सोनेरी. या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की, ये देखिए सब में कॉमन है यहाँ तक. झाडाच्या वरील भागावर ऊन पड़त असल्याने, झाड़ के ऊपर सोनेरी धूप पडने से क्या हो रहा है, झाडाने सोन्याचे मुकुट घातलेले आहे असे वाटते. पिकांच्या वरील भागावर ऊन पडत असल्याने असे दिसतो की कोणीतरी येथून गुलाबी रंगाची गुलाल उडवत उडवत गेला आहे. किसी ने यहाँ पर गुलाबी रंग का गुलेल उड़ाया है. तीसरा शेर, या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की, संध्याकाळच्या वेळी तांदूळाच्या शेतीत, चावल की खेत में मोठी झालेली पीक खूप सुंदर दिसते आहे. हे गवत सळसळणाऱ्या वाऱ्यासोबत इकडे तिकडे झुलतो, जणू पाण्यात बसून झोके घेत आहे. हिरवेगार शेत पाहून असे वाटतो की कोणीतरी हिरव्या रंगाचे गालिचे जमिनीवर टाकले आहे. चौथा शेर, या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की, कवीने या ओळीत
फुलपाखरांकडे इशारा केला आहे. किसकी तरफ इशारा किया आहे? तितलियों की तरफ. त्यांचे पंख विभिन्न आकार, डिझाईन आणि रंगाचे असतात. तसेच आकाशात पाहिलो तर दिसणारी इंद्रधनुष्य पण रंगबिरंगी असते. आसमान में देखो तो वो भी धनक जो होती है वो भी रंग बिरंगी होती है. 5वां शेर. या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की इकडे तिकडे फिरणाऱ्या फुलपाखरे तांदळाच्या शेतीवर बसतात तर असे वाटते की पिकांवर रंगबिरंगी फुले निघालेली आहेत. ऐसा लगता है कि फसल के ऊपर रंग बिरंगी फूल आ गए हों. फुलपाखरे पिकांवर मला झोप घेत असताना ऐसे वाटते कि पाड़ियाँ झोंकेली है. फुलपाखरे जब उसके ऊपर सो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे वो झूला खा रही हो. तो ये 5 अशार की मैंने इसके अंदर तशरीह बनाया हूँ. इसको आप जो अच्छी तरह समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे तो फिर आप लोग लिखना, उनके लिए, आप लोगों के लिए लिखना जो है बहुत आसान हो जाएगा.